नमस्कार। हमारे सभी दर्शकों, श्रोताओं, चाहने वालों को व्यालोक की तरफ से नमस्ते। वितस्ता वेंचर्स की तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और जैसे कि रवायत है कि हम लोग हर एक रविवार को इकट्ठा होते हैं और मैं किसी भी ज़रूरी बात पर चर्चा करता हूं, उस फील्ड के, उस विषय के महारथी जो भी हैं। और इस बार जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग बिहार कोलन पर्यावरण और अर्थशास्त्र पर बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान हैं और उन मेहमानों का परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं, बेहद परिचित सदस्य हैं। लेकिन हम लोग बिहार के पर्यावरण और अर्थशास्त्र पर पूरी चर्चा करेंगे इन लोगों के साथ। पहले मेहमान हैं दिनेश मिश्र सर, और दिनेश मिश्र सर के बारे में कुछ खास बताने की आप सभी को जरूरत है नहीं। और जब भी बिहार में बाढ़ या सुखाड़ या इनके संकट पर बात होती है तो कहा जाता है कि दिनेश सर एक जीवंत इंसाइक्लोपीडिया हैं इस मामले के, और इनका जीवन क्रम भी उतना ही महत्वपूर्ण और अर्थवान रहा है। आईआईटी खड़गपुर से फिर एमटेक, और उसके बाद फिर बिहार में जाकर और अपनी जवानी का, अपने प्रौढ़ावस्था का, और अब तक लगातार जिस तरह से इन्होंने बिहार की बाढ़ और सुखाड़ पर लिखा है और लगातार बोलते रहे हैं। ये मजेदार बात है कि श्रुति परंपरा के इस देश में अब लोग बोलने वाले नहीं रहे हैं। खैर, उसमें तकनीक का भी हाथ है, और इसी से हम लोग बात आगे बढ़ाएंगे। हमारे दूसरे मेहमान हैं सूर्यभूषण सर। सूर्यभूषण सर फिलहाल बीएमआई पटना में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, और नीतीश कुमार का खास सपना था इरमा की तर्ज पर वह इसे बनाना चाहते थे। पता नहीं कितना बना, कितना नहीं बना, हालांकि उस पर हम लोग दूसरी बातचीत करेंगे। सूर्यभूषण सर का भी जो किरदार है वह बहुत मिश्रित किस्म का रहा है। जेएनयू में इन्होंने इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की, और इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय था वहाँ का जहाँ सबसे अधिक वाद की लड़ाई होती थी। बावजूद इसके सूर्यभूषण सर बेदाग निकले उसमें से, और कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सेवा वगैरह करते हुए आखिरकार इन्होंने पटना को ही अपना कर्म क्षेत्र चुना। हम दोनों आदमी से बात करेंगे। उसके लिए पहले आप सभी दर्शकों, श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई, होली की अग्रिम में शुभकामनाएं। और पहला सवाल हम लोग दिनेश सर और सूर्यभूषण सर आप दोनों के लिए है। होली के ठीक पहले वाली रात को हम लोग बैठे हैं और हम लोग अभी तक चर्चा कर रहे हैं बिहार पर्यावरण और अर्थशास्त्र। कल आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा था कि बिहार लगभग धुंधला हो गया है, होश आ गया है। इसी बात से बात शुरू करेंगे। दिनेश सर और आप दोनों से सवाल है, कहाँ है बिहार आज 2021 में? बिहार कहाँ है इस देश के नक्शे पर, इस विश्व के नक्शे पर? हम लोग कहाँ खड़े हैं? दिनेश सर, आपसे शुरुआत करते हैं। ठीक है, हम ही बोलते हैं इसके बारे में कि हमारी पहचान तो अब एक बहुत सी अच्छी बातों के साथ साथ जो आम तौर पर है कि अभी जैसे ठाकरे साहब का एक स्टेटमेंट आया था बिहार के बारे में कि उनकी क्या बात करना, वो तो हमारे यहाँ पानी पूरी बेचने के लिए आते हैं। तो वो एक जिम्मेदार आदमी है, और अगर इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं तो सुनकर के तकलीफ होती है, क्योंकि हम लोग सभी लोग पानी पूरी बेचने वाले नहीं हैं। हम लोग बहुत सी सुनाम धन्य जगहों पर हमारे लोग मौजूद हैं, वो चाहे एकेडमिक्स में हों, चाहे विज्ञान में हों, चाहे फौज में हों, चाहे कहीं भी हों, हमारी पहचान है, यानी हमारी मौजूदगी है। उसके बावजूद हमारी पहचान एक प्रांत का मुख्यमंत्री पानी पूरी बेचने वालों से करता है। तो ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है, और उनके लिए क्या कहा जाए, वो तो है, वो अपना समझे वो क्या होगा। लेकिन उन्होंने एक बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। फिर भी
हम लोग कृषि के क्षेत्र में और खासकर उसमें मोहताज नहीं रहे अब बाहर के लोगों पर, क्योंकि मैं इसका इतिहास देख रहा था आज़ादी के बाद का। तो पहले कितने वर्षों तक हम लोगों ने अनाज बाहर से आयात किया, अब हम नहीं करते हैं। आपस में चाहे जो कर लें देश के अंदर, लेकिन बाहर से उतना हमारा कोई वास्ता नहीं रह गया। तो उतनी तो तरक्की हम लोगों ने की। अब ये है कि उसको बाहर लोग किस तरीके से देखते हैं, कि वो हमको एक मजदूर की हैसियत से ही देखते हैं कि वो एक्सपोर्ट करने वाले हैं, या कुछ लोग कहते हैं कि साहब आप बिहार में रहते हैं यहाँ और आप प्रोफेसर हैं या आप इंजीनियर हैं, तो वो कैसे हो जाता है? वहाँ तो कोई पान बेचता है, कोई बीड़ी बेचता है, कोई मजदूरी करता है, आप तो प्रोफेसर कैसे हो गए? तो ये बाहर वालों का अपना विजन है, लेकिन ये है कि हम लोगों का अपना वजूद तो है। और हमारा वजूद मतलब पिछले वर्षों में क्या हुआ, यानी समझिए कि 800 ईसा के बाद से, संवत के बाद से, वहाँ तक तो हम ही थे। बिहार की पहचान हमारे यहाँ से थी। बिहार को अगर फतेह कर लिया तो हिंदुस्तान फतेह हो गया, वो सारा कुछ हो गया। लेकिन पिछले जो 1200 साल बीते हैं उसमें ज़रूर हमारे साथ कुछ गड़बड़ हुआ। कहाँ हम शीर्ष पर थे और अब हम सारे पैरामीटर्स में नीचे हैं। तो उतना परिवर्तन हुआ है और उसके लिए कोशिशें भी जारी हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे विद्यार्थी कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारे अफसरान कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारे योजना बनाने वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। तो एक भविष्य तो दिखाई पड़ता है, लेकिन सवाल इस बात का है कि लोग आपका मूल्यांकन किस तरीके से करते हैं, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो हम लोग इसी कब तक समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त या चाणक्य और इन लोगों की बातें करते रहेंगे? और हाल में अगर देखें तो हम राजेंद्र बाबू की बात करेंगे, और भी बड़े नेता हमारे यहाँ बीते हैं, उन सब लोगों की बात करते हैं। तो हमारा मूल्यांकन तो वर्तमान पर होता है ना। अब जैसे क्रिकेट का देख लीजिए ना, एक वक्त था जबकि सारा बम्बई ही क्रिकेट पर छाया रहता है। आज वो कहाँ है? सारे बाहर वाले जी मौजूद हैं वहाँ। तो ये परिवर्तन तो आते हैं और मैं समझता हूँ कि स्वाभाविक है, लेकिन इसमें हमारे लिए संभावनाएं बढ़ती हैं। और हम लोग कभी स्टैग्नेट ना करें किसी भी मामले में, तो हमारे हित में बड़ा अच्छा होगा और शायद हमारी पहचान बदलेगी तब। जी। आपकी ही बात को आगे बढ़ाते हुए सूर्यभूषण सर के पास जाऊंगा। आपने भी जैसा कि कहा, और सर कल हम लोगों की बात भी हो रही थी कि बिहार गायब सा लगता है, नहीं? अगर हम लोग ऐतिहासिक तौर पर देखें, सर ने भी वही बात कही और मैं आपसे जब चर्चा कर रहा था तो आपने भी वही बात कही मुझे कि पूरे 1200-1300 ईस्वी तक लगता है कि गायब है। अगर साहित्य में हम लोग बात करते हैं तो विद्यापति से नीचे उतरते नहीं, और उसके बाद विद्यापति से या जनक से अगर हम लोग नीचे आते हैं तो दरभंगा महाराज तक आते हैं, मिथिलांचल की साइड। और भोजपुर में अगर हम लोग राजेंद्र बाबू से शुरू करते हैं तो आके नटवर लाल या शहाबुद्दीन तक खत्म कर लेते हैं मामला। कहाँ है बिहार और क्या मतलब, बिहार मतलब क्या है? ये बहुत ही जहां तक बात है कि बिहार गायब है, ये तो गायब तो बिल्कुल ही नहीं है। इनफैक्ट अगर हम कोई भी पैरामीटर चूज करते हैं तो हो सकता है बॉटम पे कोई तो चाहिए, वहां पे हम जरूर मौजूद हैं। चाहे वो पॉपुलेशन बूम हो, चाहे वो इनफैक्ट बैकवर्डनेस हो, जितने आप जो डिस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड पैरामीटर्स जो बता सकते हैं उनकी अगर हम चर्चा करें तो उसमें बिल्कुल हम अव्वल नंबर पे आते हैं। तो और जहां तक अभी जैसे दिनेश सर ने बताया कि जो 800 बीसी के बाद से, या मतलब 2500 साल के बाद से हमारा कुछ अचानक से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे किसी ने कोई था ही नहीं, और अचानक से हम अपने एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, वजूद की बात कर रहे हैं। तो मतलब कहने का मतलब है कि जब बिहार की चर्चा होती थी पूरे विश्व में 2500 साल पहले, तो यहीं से शुरुआत होती थी कि इंडिविजुअल राइट्स क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, जो बड़ी बड़ी इतने भारी भरकम शब्द लोग इस्तेमाल करते हैं, वो सब हम लोग ने ऑलरेडी। इनफैक्ट जब मैं एक याद करता हूँ कि
मैं यहाँ आने के पहले एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में था, वहाँ अमेरिकन लोगों से काफी इनफैक्ट इंटरेक्शन होता था। एक दो बार न्यूयॉर्क शिकागो का भी दौरा कभी हुआ, तो लोग पूछते थे कि कहाँ से। मैं बड़ा प्राउड फील करता था कि आई बिलोंग, मैं ये नहीं बोलता था कि मैं कहाँ से हूँ, सिंस आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन झुमरी तिलिया, बट मेरा जो एंसेस्ट्रल प्लेस है वो नालंदा में। तो मैं नालंदा को बड़ा प्राइड से फील कराता था कि करता हूँ आज भी, कि जब हमारे एंसेस्टर्स जो है लिख रहे थे तो आपके एंसेस्टर्स उस टाइम में पेड़ पे चल रहे थे। सो यही समझ सकते हैं कि वो सर्कल होता है, सिविलाइजेशन की घर वापसी हमारे यहाँ होगी और जरूर होगी, और ये हो सकता है हम अपने लाइफ टाइम में बहुत कुछ देख पाए। तो इसलिए जहां तक वो विषय है वो तो एक दिन पे संभव है नहीं, और इनफैक्ट इस तरफ प्रयास जारी है। हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है और हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते। समाज का एक चक्र है, वो चलता रहता है। हम उसको कैसे प्रबंधित कर सकते हैं, कैसे उसको देख सकते हैं एक नए पहलू को, और नए इनफैक्ट वर्तमान में नई चीजों को हम किस रूप में हम उसको आगे देख सकते हैं, इसके तरफ हमें प्रयास करना चाहिए। क्योंकि अगर आप हम देखें तो जो भी चीज, जैसे फुकुयामा ने लिख दी एंड ऑफ हिस्ट्री कि डेमोक्रेसी हो गई, कैपिटलिज्म हो गया, इसके बाद अब इससे आगे कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता, दैट इज द एंड। तो बट उसी साल क्राइसिस हो गई, 2008 का टाइम था और 1996 का टाइम था, 97 का टाइम था, जिसमें मैसिव इकोनॉमिक क्राइसिस हुई, तो कैपिटलिज्म पे ही लोग सवाल उठाने लगे। तो ये सारी चीजें, इसलिए कोई ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि कब क्या होगा। जैसा कि दिनेश सर ने भी बोला कि इनफैक्ट जो जिनका भी बयान था वो बहुत गैर जिम्मेवार, इनफैक्ट वो बड़ा ये होता ही है। मुंबई जैसे अब क्रिकेट हब नहीं रहा, दुनिया काफी अलग तरीके से देख रही है और बदल रहा है समय। इनफैक्ट इंडिया ही आज के टाइम में काफी चीजों में डोमिनेंट हो गया। बिहार का भी एक समय है, बिहार को अभी भी लोग आईएएस और आईपीएस से ही जोड़ते हैं, जो कि एक एग्जीक्यूटर है, दे आर नॉट लाइक अ थॉट लीडर। तो हमें बेसिकली थॉट लीडर की जरूरत है, और जो बदलते परिवेश में जो अगर हम देखें तो कहाँ पे किस मुकाम पे हम ले जा सकते हैं इसको, हमें बिग थॉट लीडर्स की जरूरत है, जो इनफैक्ट वही इसको एक नया आयाम दे सकते हैं। उसी कॉन्स्ट्रेंट में, उसी लिमिटेशंस में हम कैसे उसको, उसमें पॉजिटिविटी देख के आगे बढ़ सकते हैं, इसके तरफ प्रयास थोड़ा सा जारी होना चाहिए। बिकॉज अभी क्या है, हर चीज में नेगेटिव मेंटालिटी, ओ यू आर बिहारी, दैट इज हाउ द मतलब द नॉन बिहारी पीपल सी यू। जब मैं बिहार वापस यहाँ एकेडमिक्स की तरफ, मेरा चूंकि पैशन था और मुझे अवसर मिला पटना में, और वो भी एक ऐसा नहीं था कि यूनिवर्सिटी सिस्टम में आने का, इसलिए मैंने बहुत हाई एंड करियर छोड़ के, हाई एनालिटिक्स का करियर छोड़ के मैं इसमें आने का, मुझे लगा कि ये अवसर मेरे लिए पता नहीं ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी टाइप से था, इसलिए मैं इसमें आया। और विथ ऑल काइंड ऑफ कॉन्स्टेंट मैं काफी इंजॉय भी कर रहा हूँ, और काफी कुछ चीजें एक्सप्लोर करने में मजा भी आ रहा है। जैसे मैं एक छोटा सा वाकया बताता हूँ कि मैं जब शुरू में आया तो मौर्या लोग पटना में, आई थिंक जो लोग पटना से वाकिफ होंगे उनको पता होगा, पटना वाले लोग बोलते हैं कि ये पटना का कनॉट प्लेस है जैसा कुछ बता। तो वहां पे एक जूस वाला मिला मुझे, जूस वाले से मैंने सोचा कि ऐसे ही बात करता हूँ, एंगेज करता हूँ, थोड़ी बातें करने की। तो मैंने ऐसे ही एक नॉर्मल जो सबके लाइफ में स्ट्रेस होता है कि हर चीज बड़ा महंगा हो गया, तो मैंने उसको बोला कि यार क्या बताएं, आजकल तो हर चीज बड़ा महंगा हो गया, आप लोग को भी बड़ा मुश्किल होती होगी बिजनेस करने में। नहीं बाबू, आदमी छोड़ के सब कुछ महंगा हो गया। सो ये विजडम जो था, तो एक सेंटेंस में पूरे एसेंशियली कैप्चर कर दिया कि बिहार की त्रासदी क्या है। इट्स बेसिकली इट्स अ ह्यूज पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। सो आप समझ रहे हैं इन्फ्लेशन कहाँ पे है, ये ह्यूमन लाइफ में आदमी छोड़ के हर चीज महंगा हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे पॉपुलेशन, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करें, एक्चुअली वो जस्ट डेमोग्राफिक डिजास्टर्स की तरफ हो गया, क्योंकि जो पॉपुलेशन का, अब मुझे कभी कभी लगता है ऐसा है कि जब तक फर्टिलिटी रेट क्रैश नहीं करेगा यहाँ का कुछ नहीं हो सकता है। दैट इज हाउ वी ऑलवेज बिलीव्स इन एक्सट्रीम मेजर्स,
बट आपके दो बातें जो है उससे हम लोग आगे बढ़ाएंगे इस चर्चा को कि दिनेश सर, सूर्य भूषण सर ने कहा बिग थॉट लीडर्स, जैसे जो थिंक टैंक की हम लोग बात करते हैं या जो भी इस तरह की बात हुई, आपको क्या लगता है कि बिहार में क्यों इस तरह से हम लोग, बिहार न तो उद्यमियों को पैदा कर पाता है और न ही बेहद खतरनाक तरीके के महत्वाकांक्षी जो बुद्धिजीवी हों? मुझे नहीं लगता, यह टर्म मैं थोड़ा अपने तरफ से क्वाइन कर रहा हूँ। खतरनाक ढंग से महत्वाकांक्षी बुद्धिजीवी का मतलब मेरा वो है जो आईआईसी में शैंपेन जैसी खनकती अंग्रेजी के साथ कुछ बोल सके, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में या फिर इंडिया हैबिटेट सेंटर में, उस तरह की बात है। तो बिहार क्यों नहीं उद्यम के मामले में भी शून्य पर चला जाता है? उद्योग लगाने के समय तो हमारे सबसे बड़े मुखिया वगैरह कह देते हैं कि समंदर के पास नहीं है तो नहीं लगेगा उद्योग। तो उद्योग नहीं हो पाया तो कम से कम सेवा क्षेत्र में हम तस्वीर बदल सकते थे। सर्विसेज का जो मामला था उसमें भी हम लोग क्या पहुंचे हैं, तो सांप सपेरों के देश से अब हम लोग साइबर कुली हो गए हैं। दैट्स इट। तो देश जो हुआ सो हुआ। बिहार में क्यों आपको लगता है कि थॉट लीडर्स और एंटरप्रेन्योर्स, इन दोनों की कमी क्यों है और कैसे दूर किया जाए? कौन बोलेगा? आप बोलेंगे सर, आपसे। मैं बोलूंगा। मैं देखिए, मैं पिछले कुछ दिनों से विधानसभा की रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ और मैं अपने विषय के लिए, लेखन के लिए, और मुझे जो बुनियादी फर्क नजर आता है वहाँ, जब उस वक्त लोग आज़ादी के ठीक बाद या पहली पंचवर्षीय योजना में, दूसरी में, तीसरी में, इन सब में जो लोग थे तो वो पार्टी लाइन तोड़ करके, यानी अपनी पार्टी के खिलाफ भी बोलने में परहेज नहीं करते थे। अगर कोई चीज़ उनको लगता था कि वो गलत हो रही है या कुछ और होना चाहिए तो वो बोलने से परहेज नहीं करते थे। और ऐसे मौके भी मैंने देखे हैं कि अपनी ही पार्टी अपने बजट पर कट मोशन ला रही है ना, और उसका सब लोग सम्मान करते थे। और उनके जो भाषण हुआ करते थे उसमें कोई भी लाइट चीजें नहीं कही जा सकती थी। कभी कभी ठहाका लग जाता हो सदन में, एक अलग बात है, या कभी कोई डट जाए कि हम ये अपना बयान वापस नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी उसको मानना ही पड़ता है। और कभी कभी बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट होती थी कि आपने ये जो कहा ये पार्लियामेंट्री था या अनपार्लियामेंट्री था, इस पर थोड़ी बहुत नोक-झोंक होती थी, लेकिन मुद्दों पर उतना कुछ नहीं होता था। पूरा भाषण विद्वत्तापूर्ण होता था और लोग एक दूसरे पर कोई मुरव्वत नहीं करते थे। भले अपनी ही पार्टी की सरकार क्यों ना हो, उसके साथ भी कोई मुरव्वत नहीं होती थी और सारी बातें अधिकांश फैक्ट्स पर होती थी। सिर्फ कि ये गलत हुआ और आपने ऐसा किया और उसका ये परिणाम निकला, आपने ज़मींदारी तोड़ दी, उसका ये परिणाम निकला, आपने सिंचाई पर ध्यान नहीं दिया, उसका ये परिणाम निकला, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें थ्रेड बेयर डिस्कस होती थी। इधर आप देखिए तो हमारा कलवर्ट टूट गया है, उसका रिप्लेसमेंट नहीं हुआ। हमारा चापाकल जो है वो मिस्त्री नहीं आता है मरम्मत करने के लिए, ब्लॉक वाला या जो कोई भी एजेंसी है। तो जहां आप एक लेवल पर बात कर रहे थे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे, फूड प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रहे थे, शिक्षा के क्षेत्र में आपकी चिंता नज़र आती थी, उद्योग के बारे में सोचा जाता था, और तब हमारा प्रांत भी बड़ा था, बिहार था, उसके साथ में झारखंड भी जुड़ा हुआ था, वहाँ के उद्योग भी थे, उसकी भी चिंता लोग करते थे कि कैसे अपने जो रॉ मटेरियल्स हैं उसकी प्रोसेसिंग के लिए हमको त्रिवेंद्रम या कलकत्ता ना भेजना पड़े, हम लोग यहीं उसकी व्यवस्था करेंगे और करना चाहिए। और इसके ऊपर सारी चीज़ें बहस होती थी। वो कभी भी कलवर्ट पर और चापाकल पर नहीं होती थी। या आपने इतना हिस्सा बाढ़ में डुबा दिया और उस पर आपने कुछ नहीं किया, या इतने पर सिंचाई देनी थी वो नहीं दी आपने, इतना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर आपका आंकड़ा गलत है। ये चीज़ें जो तथ्य के साथ बात की जाती थी, तो मैं समझता हूँ, और उसमें ये भी था
कि गैलरी वालों को बुलाओ, जो ऑफिसर रेस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए वो वहाँ बैठा हुआ होना चाहिए। वो पार्टिसिपेट तो नहीं कर सकता है डिबेट में, लेकिन उसको ये इस बात का एहसास होना चाहिए कि यहाँ क्या बातें डिबेट में की जा रही हैं और उनको क्या करना है और उनका दायित्व कहाँ तक बनता है। आजकल की जो रिपोर्ट्स पढ़ते हैं हम, तो उसमें मज़ा नहीं आता है, वो मज़ा नहीं आता है, वो डेप्थ भी नहीं है। अब इसके लिए हम किसको कहेंगे कि आप जिम्मेवार हैं या, और इधर तो जो हाल में हुआ है वो तो बड़ा ही विचित्र हुआ है। तो वो जो एक पतन, मैंने इतने दिनों तक पढ़ा, लेकिन कम से कम पढ़ा तो सारा ही, लेकिन मार्शल नहीं बुलाया गया कभी इस तरह से कि इनको उठा करके बाहर ले जाओ या उनको बाहर को इस तरह से दौड़ा के पीटा भी नहीं गया था सर, वो भी नहीं हुआ है, वो भी नहीं हुआ है। और मुझे याद आता है कि एक गुलाम गौस साहब एक बार शायद स्पीकर थे, तो यहाँ कुछ हल्ला हंगामा हुआ था, तो उन्होंने जबान वहाँ विधानसभा के फ्लोर पर कहा था कि इसको उत्तर प्रदेश की असेंबली मत बनाइए। उस वक्त कुछ उत्तर प्रदेश में गड़बड़ हुआ होगा, तो इसको उत्तर प्रदेश की असेंबली मत बनाइए। अब उन्होंने, हम लोगों ने क्या मिसाल रखी वहाँ। तो गंभीर चर्चा जहाँ जिस फ्लोर से होनी चाहिए, जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है, वहाँ तो होती ही नहीं है। उस वक्त उन दिनों जो सेशन चला करते थे उनकी बड़ी लंबी अवधि होती थी, बड़ी लंबी अवधि तक चलते थे और लोग मौजूद रहते थे, उसमें पार्टिसिपेट करते थे और पूरा उनके इलाके में क्या हो रहा है उसके बारे में चर्चा होती थी। अब वो सब सुनाई नहीं पड़ता। एक तो शायद कितने दिन विधानसभा बैठती होगी, वो अपने आप में किसी को शोध करना चाहिए कि पहले यानी 47 से शुरू करके और समझिए कि 1980 तक कितने दिनों तक सदन में चर्चा होती थी और आजकल उसके बाद से कितने दिनों तक सदन में चर्चा होती है उन विषयों पर। एक चीज जरूर समझ में आती थी कि उस वक्त सारे कानून हम लोगों को फ्रेश करने थे या जो मौजूद थे उनको हमको रिव्यू करना था, इसलिए सेशन ज़्यादा चलता था। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हमारे यहाँ कोई अंतर्विरोध ही नहीं है, हमारे नियमावली में, कानून में, प्रोडक्शन में, विद्यार्थियों की समस्या में, मेडिकल की, स्वास्थ्य की समस्या में, सब कुछ दुरुस्त हो गया क्या कि उस पर बहस होना बंद हो गई? तो वो एक बड़ी चीज़ है जहाँ से कि निर्णय लिए जाते हैं जहाँ से, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास मशीनरी है। अगर वो दोनों अपना काम नहीं करते हैं तो फिर किसके पास जाएंगे हम कहने के लिए? स्रोत तो वही है ना, वहीं से तो हम सारी चीज़ों को ठीक होने की उम्मीद रखते हैं। नहीं हो रहा, ये तो मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि वो नहीं हो रहा है। उसके स्टैंडर्ड में बड़ा पतन हुआ है, बहुत ही पतन हुआ। और उस वक्त जो कमिटमेंट दिखाई पड़ता था लोगों में, वो कमिटमेंट नहीं है। फ्लोर पर बैठ जाना, फ्लोर पर बैठ करके हल्ला करना, मैंने प्रोसीडिंग्स देखी हैं जिसमें कि लिखा हुआ है कि इस वक्त फलाने ने फ्लोर क्रॉस किया, यहाँ से उस तरफ चले गए, जो कि नियमावली में नहीं आता है। आप फ्लोर क्रॉस नहीं कर सकते जब असेंबली सेशन में हो। वो भी वहाँ एक एक चीज़ें रिकॉर्ड हैं, कब आकर के स्पीकर बैठता है, कब डिप्टी स्पीकर आकर के बैठता है, वो सारी चीज़ें एक एक रिकॉर्ड हैं। बट यू सिंपली डोंट फाइंड इट। 8-8, 10-10 साल लग जाता है प्रोसीडिंग आने में, वहाँ तो सारे लोग तो कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत गंभीरता पूर्वक चर्चा करनी चाहिए इन सारी चीज़ों पर, कि कम से कम वहाँ अगर चीज़ें दुरुस्त हों तो शायद बाकी प्रांत में भी सारी चीज़ें दुरुस्त होनी पड़ेंगी। और अकाउंटेबिलिटी जो शब्द है, जिससे कि हम लोगों को सभी को बहुत नफरत है कि हमारा काम कर देना, नौकरी करते हैं, जो आए जो कर दिया सो कर दिया, बट वेदर यू आर अकाउंटेबल फॉर समथिंग, वो अकाउंटेबिलिटी कहाँ फिक्स होती है? तो वो सारी चीज़ें, मतलब पतन तो हुआ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। पतन से शायद इसको दुरुस्त करने से रास्ता निकले। पतन हुआ है, समस्याएं हैं, सब कुछ है, उस पर अधिकांश लोगों की एक मोटी मोटी समझ बन गई है। दिनेश सर की बात को आगे बढ़ाते हुए सूर्यभूषण सर, आप चूंकि अर्थशास्त्री हैं, एक टिप्पणी आई है हमारे पास, ईशनाथ झा जी ने की है कि अब बिहार खैरातखोर प्रदेश बन गया है। और मेरी जो मोटी समझ है, अर्थशास्त्र में नहीं जानता, लेकिन मेरी मोटी समझ यह कहती है कि सब्सिडी की जो राजनीति चलती है उसने हमारे प्रदेश का बहुत नुकसान किया है। लोग काम नहीं करना चाह रहे हैं या जो भी। बिहार अर्थ के मामले में कहाँ खड़ा है और इसके अर्थशास्त्र के लिए क्या कहा जा सकता है?
कहाँ चूलें इसकी निकल गई हैं, जिसको कस दिया जाए तो फिर से रास्ते पर गाड़ी आ जाए। इनफैक्ट अगर हम देखें अर्थशास्त्र की जहां तक बात है तो इसमें कई सारे बिंदु हैं, मतलब इनफैक्ट उतने सारे पर हम इकट्ठे तो नहीं कर सकते, तो स्टार्ट हम यही कर सकते हैं कि पहला इमीडिएट क्या चीज है जिसको हम एड्रेस कर सकते हैं, करेक्ट। तो अब जो किसी भी जो प्रदेश या रीजन और कंट्री का अभी तक जो हिस्ट्री देखी गई है, तो उसमें जो सबसे जो इमीडिएट फैक्टर होता है कि वहां पे कुछ चीजें क्या प्रोड्यूस हो रही हैं और किस किस तरीके से प्रोड्यूस हो रही हैं, राइट। जैसे अगर आप तुलना करें कि बिहार का किसान और एक अमेरिका का किसान, दोनों में क्या अंतर है, तो नेचुरली आप देखिए कि जो अमेरिका का जो किसान है वो यहाँ के किसान से बहुत हाईली ज्यादा प्रोडक्टिव है। प्रोडक्टिव क्यों है, मतलब जो टोटल प्रोडक्शन कर रहा है, जितना लेबर उसमें इस्तेमाल कर रहा है, अगर न्यूमरेटर अंश हर में देखें तो जितना आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना आप इनपुट देखें, तो वो अमेरिका का किसान बहुत ज्यादा कर पा रहा है, यहाँ का किसान नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब क्या क्या चीजें, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, तो कौन कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो किसी भी प्रोडक्शन में इस्तेमाल जो होता है आप किसी भी इकोनॉमी में, वो उस चीज को हमें देखना पड़ेगा। तो वहां के जो किसान हैं उनके पास उनकी टेक्नोलॉजी जो है वो थोड़ी एडवांस्ड है, और उसमें जो गवर्नमेंट का भी बहुत ज्यादा हैवी इनपुट्स लगा हुआ होता है। वहां का किसान अगर वो ट्रैक्टर पे बैठता है तो समझिए कि वो जीपीएस का टेक्नोलॉजी लगा हुआ है, टेम्परेचर पता है, ह्यूमिडिटी पता है, और सैटेलाइट से कनेक्टेड है, जो सीड्स यूज कर रहा है वो लेबोरेटरी में बहुत हाईली एक्सपेरिमेंटेड है। अगर आप जस्ट कंपेयर करें हमारा किसान एक हल लिए हुए, कहीं हो सकता है कि उसको मिल जाए ट्रैक्टर। सूर्यभूषण सर आपके इधर कुछ, सूर्यभूषण सर आपके कनेक्शन में कुछ खराबी लग रही है, तो आप एक बार फिर जुड़े हैं हम लोगों से। सूर्यभूषण सर आपके कनेक्शन में थोड़ी गड़बड़ है, तो आप एक बार फिर जुड़े हैं, जहाँ पे ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा फार्मर जो है मार्जिनल है, मतलब बहुत ही सूर्यभूषण सर छोटे लैंड है। मैकेनाइजेशन ही एक नई आवाज सर, आपकी आवाज, आपके इधर कुछ समस्या है। हम लोग दिनेश सर को एक क्वेश्चन लेके बढ़ रहे हैं, आप एक बार फिर से जुड़े हैं हमसे। दिनेश सर, आपके लिए खास तौर से एक सवाल किया है कि नदी जोड़ने की जो परियोजना है उससे क्या हमें सचमुच कोई लाभ हो सकता है, और दूसरा यह सवाल है कि 2019 में जो बाढ़ आई थी, तो उसके बाद स्थानीय निकाय प्रशासन ने पटना में कहा था कि उसके पास सीवेज मैप ही नहीं, और वो भी 60 के दशक के हैं, जिसे अपडेट नहीं किया गया। इसमें अर्बन प्लानिंग को लेकर क्या किया जा सकता है ताकि पटना में बाढ़ न आए? यह मुकुंद का सवाल है। पहले मैं दूसरे सवाल का जवाब दे दूं जी, कि जब आप इसको ट्रेस करते हैं पटना की या गंगा की बाढ़ को, तो जो रिकॉर्ड्स हमारे पास उपलब्ध हो सके, मुझे नहीं है कि मैं सारी चीजें जानता हूं, लेकिन 1921 में या 23 में, मैं इन दो सालों में से एक साल, शायद 1923 था, ये पटना और शाहाबाद जिले में ज़बरदस्त बाढ़ आई थी। और जब भी उसके बाद बाढ़ें आई तो हमेशा रिकॉर्ड कंपेयर किया जाता है 81 और 1921 से या 23 से, उसी वक्त से। तो जो हमारी स्थिति आज है, जैसा कि 1975 में हुआ या 1976 में हुआ,
ये सारी चीज़ें जो है हम लोग देख रहे हैं अर्बन एरियाज़ में। एक चीज़ तो बुनियादी चीज़ ये है कि जब भी हम बाढ़ के बारे में कुछ भी सोचते हैं तो हमारे सामने आज से करीब 15-20 साल पहले तक हमेशा एक ग्रामीण सीन सामने आता था कि गांव होगा, वहाँ नावें चल रही होंगी, वहाँ लोग अपना सामान लेकर के नावों में बैठ करके जानवरों को लेकर के कहीं जा रहे होंगे। उसमें शहर शामिल नहीं था, वो एक रूरल फिनोमेनन था। और अब हर साल हम लोग सुनते हैं कि कभी चेन्नई गया, कभी भोपाल गया, कभी नागपुर, कभी लुधियाना, कभी कहीं, कभी उधर गुजरात का जो ज़िले हैं बनासकांठा और अहमदाबाद है, ये सारी जगहें। फिर बम्बई तो अब परमानेंटली आ गया उस मैप पर, बेंगलोर आने लगा है। ये सारी चीज़ें शहर में हुई। तो वो जो हमारा परिवर्तन हुआ है कि जिसको हम ग्रामीण क्षेत्र मानते थे, जिसको कि बाढ़ का वो स्वरूप मानते थे, उसका परिवर्तन हुआ है। अब वो सिर्फ गांव की थाती नहीं रह गई, अब उसमें शहर शामिल हो गया। किसी को चिंता है इसकी कि जो ग्रामीण फिनोमेनन था वो शहरी कैसे हो गया? हाँ, वो तो हमेशा गांव ही दिखाई पड़ता था ना हम लोगों को, और गांव के साथ उसकी खेती दिखाई पड़ती थी, और उसके साथ अब वो बांस फूस के गिरे हुए घर दिखाई पड़ते थे, जानवर मरते दिखाई पड़ते थे, बहते दिखाई पड़ते थे। अब तो आदमी दिखाई पड़ते हैं, और वो भी शहरों से। उनके यहाँ पाव रोटियां बटती। इसके लिए कोई जिम्मेवार है क्या, या कोई इसका अध्ययन कर रहा है कि ये क्यों हो रहा है या क्यों नहीं हो रहा? हमारे यहाँ यानी ये जो शहरों की बात हुई, इसमें पटना तो आप कहेंगे कि 75 हुआ, और उसके बाद से 93 हुआ, फिर उसके बाद 19 हुआ। ये सारी चीज़ें हमारे पास हुई हैं। और कैसे हुई हैं, आप कभी की भी रिपोर्ट पढ़ेंगे तो हमेशा वो आएगा कि ये प्रोसीजर्स हैं जो कि बाढ़ के पहले, बरसात के पहले चेक कर लेने चाहिए। जितने भी हमारे डी वाटरिंग के पंप्स हैं वो सब ऑर्डर में है या नहीं है। बिजली का अगर उसका कनेक्शन लगा हुआ है, उस वक्त पर आकर के अगर बिजली फेल हो जाएगी तो वो डीजल से चलेगा, तो उसको डीजल से चला के देखा जाता है या नहीं देखा जाता। वो सारी चीज़ें चेक की जा सकती हैं। और फिर कहाँ से पानी पंप किया जाएगा कि वो नदी में जा सके, नदी का पानी कितना ऊपर तक आ जाएगा कि वो नीचे के इलाके फ्लडेड ना हो। हमारे यहाँ पटना में आप देख लीजिए, गंगा के बेड में घर बने हुए हैं। बनाने वालों ने, खरीदने वालों ने तो देख लिया, उनको जगह चाहिए थी, उन्होंने बना लिया। लेकिन जिसकी ये जिम्मेवारी बनती थी कि गंगा की पेटी में घर न बने, कॉलोनी ना बसे, वो क्या कर रहा था? और ये क्या चेकिंग होती है उसकी मशीनरी की कि वो काम करेगी या नहीं, वक्त पर काम आएगी या नहीं आए? उनके गेट्स जो हैं, स्लुइस गेट, उसमें एक बार हमने पढ़ा कि अभी हाल ही में शायद 93 में कि उसमें बोरा फंस गया। उन्होंने ऊपर से वो बालू के वो बोरे गिराए, स्लुइस गेट बंद नहीं हो रहा था, वो जा करके जाम हो गया। तो जाम हो गया तो शहर का पानी अब निकलेगा ही नहीं उससे। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो ये कोई जिम्मेवारी किसी की बनती है, वो देखेगा या करेगा कुछ? तो वो जो बाढ़ वाला इलाका था, जो बाढ़ वाली समस्याएं थी या पानी के सरप्लस की समस्याएं थी, उसको, और हम लोग कहते हैं ना कि अगला विश्व युद्ध पानी के लिए लड़ा जाएगा। जो ये कहता है उसके दिमाग में हमेशा पानी की कमी की बात आती है कि पानी नहीं है तो दो लोग लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसी ऐसी मिसालें हैं, कितने बलवे हुए, कितने लोग मारे गए, कितनी पुलिस फायरिंग हुई सरप्लस पानी को लेकर कि मेरे घर में अगर पानी घुसा हुआ है तो जब तक मैं उसको निकाल करके आपके घर में ना घुसा दूं तब तक मेरा काम नहीं चलेगा। तो फिर आप मेरे सामने खड़े हो जाएंगे, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र लेकर के वहां होगा, और अल्टीमेटली हम लोग या तो आपस में लड़ मरेंगे या पुलिस की गोली से मरेंगे। मेरे पास मिसालें हैं, कभी मौका मिला तो मैं इन सारी चीज़ों को बताऊंगा। तो वो जो युद्ध है ना, वो हमेशा स्केर्सिटी का युद्ध है, सरप्लस का नहीं है। हमारे यहाँ सरप्लस का भी युद्ध है। वो नदी के ऊपरी क्षेत्र का नीचे क्षेत्र की लड़ाई से है, इस पार का उस पार से लड़ाई है, वगैरह वगैरह। उसके ऊपर किसी से पूछिए तो बोलते हो मिश्रा, you know so many good things, but you try to dramatize the whole issue. It's not for dramatization. Bloody hell. If this is dramatization, that means you are far from reality. Reality क्या है, जमीन पर क्या हो रहा है तुमको पता ही नहीं।
तब बोलते हैं ही इज ए टफ गाय, डोंट इनवाइट हिम। अरे मत बुलाओ यार, मुझे अपना काम करने का मौका मिलेगा, मैं और तुम्हारी छाती पर मूंग दलूंगा। ये सारी चीजें तो एक्सपोज होनी चाहिए ना, कि आप अकाउंटेबल नहीं है किसी चीज। सर लेकिन कभी भी अकाउंटेबिलिटी। यहीं पर एक जी टिप्पणी और आई है, ये प्रवीण कुमार झा जी ने टिप्पणी की है कि आप जो कह रहे हैं, यानी जो दिनेश सर कह रहे हैं, कितने लोगों में ये अवेयरनेस है? जब हमारे अंदर खुद अवेयरनेस नहीं है तो इनकी गर्दन कौन पकड़ेगा? हाँ। कौन ये तय करेगा? क्योंकि आपने पहले कह दिया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो हम लोगों को बराबर की चिढ़ है, हम सभी लोगों को जी चिढ़ हाँ, अब है। इसके लिए देखिए लोक सर शिक्षण की बात आती है। जी सर मैं एक ही चीज कुछ कर रहा था, ये अवेयरनेस के साथ साथ जो संवेदनशीलता है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, जो मुझे लगता है। तो इस वजह से संवेदनशीलता लोगों की को बात जी इसी वजह संवेदनशीलता से की लगता बात है। मैं फिर बताऊं अपने लीडर्स की। व्हेन दे डिबेट द इशू इन विधानसभा, तो कई बार हुआ था ना, अर्ली 50s की अगर बात करें तो कम से कम 1/3 लोग, 2/3 लोग कहते थे कि लोग मुसीबत में हैं, हमको उनकी मदद करनी चाहिए, उनके लिए रिलीफ का इंतज़ाम कीजिए, नाव का इंतज़ाम कीजिए, कपड़े का इंतज़ाम कीजिए, चूड़ा गुड़से का इंतज़ाम कीजिए, वगैरह वगैरह। एक दूसरा पैनल था वहाँ MLAs का, जो कि कहता था कि आप लोगों को ये दे करके, चूड़ा गुड़ बांट करके और कपड़े बांट करके और ये सारी चीज़ें दे करके उनको भिखमंगा बना रहे हैं, भिखारी बना रहे हैं। अगर आपको इस समस्या का समाधान करना है तो वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन होगा, जिसमें कि हर आदमी इज्जत के साथ रह सके और उसको किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। वो ये भी कहते थे कि हमारे गाँवों में आपकी नाव जाती है रिलीफ लेकर के और लोग मना कर देते हैं कि हम ये रिलीफ नहीं लेंगे, हम खैरात नहीं लेंगे, हम लोग इज्जतदार लोग। तब आप आइए 2005 का डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जिसमें सारे चीज़ का पैकेज बना हुआ है कि इतनी मुर्गी मरेगी तो इतना मिलेगा, और गधा मरेगा तो इतना, घोड़ा मरेगा तो इतना, सबका पैकेज है। इतना चावल में के लिए आपका एंटाइटलमेंट है, इतना कैश चाहिए। आजकल शायद सिर्फ कैश ही दे देते हैं। तो वो तो आश्रित हो गया आपका, उसको मालूम है कि बाढ़ आएगी, घर गिरेगा, तो सरकार आएगी और कुछ ना कुछ करेगी हमारे लिए, हमको क्या जरूरत है करने की। तो ये डिबेट कभी अब होती है क्या? सबका एंटाइटलमेंट है। हम कहते हैं कि हमारे सम्मान की रक्षा कीजिए। राम वृक्ष बेनीपुरी का हम लोग नाम लेते हैं। उन्होंने 1956 में, जब वो उस वक्त वो विधायक थे, उन्होंने कहा था कि आपको मज़ा आता है लोगों को कि आपके दरवाजे से या आपके गांव से लोगों को अनाज बांटते हुए, क्योंकि वो आएंगे सुबह शाम आपको सलाम करेंगे। तो उनको भिखमंगा मत बनाइए। मेरा ख्याल है ये बात आखिरी बार 1966 में कही गई। 1966 में ही एक बार और बात कही गई कि जब वो स्टेटमेंट देते थे मिनिस्टर साहब, ये बांध टूट गया, तो बोलते हैं हमारा नहीं है, ये तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है। हाँ, वो मतलब जल संसाधन का या सिंचाई विभाग का एम्बैंकमेंट कौन सा है और रेवेन्यू का कौन सा है? तो रेवेन्यू वाला बोलेगा कि ये तो वाटर रिसोर्सेज की जिम्मेवारी है, वाटर रिसोर्सेज वाला बोलेगा ये हमारा है ही नहीं, तो रेवेन्यू की जिम्मेवारी। एक ही अच्छा काम किया हम लोगों ने 2006 में, जब पहली बार नीतीश कुमार जी आए थे चुन करके, तब उन्होंने वो सारे जमींदारी बांध जितने थे उसको ट्रांसफर कर दिया वाटर रिसोर्सेज कि वो है। लेकिन उसका सर्वे कितना हुआ, कौन से जमींदारी बांध थे, कौन से जल संसाधन के विभाग थे के बांध थे, उनकी कौन मरम्मत करेगा, क्या करेगा? और जो टॉप लेवल की गैर जिम्मेदारी है, हमारे एक सिंचाई मंत्री थे, बहुत बड़े नामी इंजीनियर्स थे, हम लोगों ने उनकी लिखी हुई किताबें पढ़ी हैं। वो चाइना गए थे ये देखने के लिए कि वांगो और यांगसी का तटबंध किस तरीके से काम कर रहा है, और उनकी सिफारिश पर, और उस वक्त जो चेयरमैन थे सेंट्रल वाटर कमीशन की, उनकी सिफारिश पर कोसी के एम्बैंकमेंट बने। कोसी के एम्बैंकमेंट पर काफ़ी डिबेट हुई और बाकी जो नदियाँ थी वो पॉलिटिक्स की भेंट चढ़ गई। सबको लगा कि अरे कोसी वाले तो अपना बांध बंधवा ले गए, अब हमको भी बंधवा लेना चाहिए है? तो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वो उनको लानत मलामत भेजती है
कि वो करवा ले गया, वो गंडक बनवा ले गए राजेंद्र बाबू और ललित बाबू बनवा ले गए कोसी, और तुम किस बात के नेता हो जी? तब वो चिल्लाते हैं कि नहीं, बूढ़ी गंडक भी बंधेगी, बागमती भी बंधेगी, महानंदा भी बंधेगी, तो उस पर कोई डिबेट ही नहीं, बांध दो भाई। तो वो तो एक अलग स्कैंडल है, वो मतलब उसके बारे में तो बात खत्म ही नहीं होगी अगर उस पर छेड़ें तो। सवाल इस बात का है कि आप जो बुनियादी चीजें हैं एक देशी नागरिक की, रोटी, कपड़ा और मकान, 3 चीजें अगर सबके पास हो तो उसके बाद आप चाहे स्पेस क्राफ्ट से चले जाइए मंगल ग्रह को या सब कीजिए, कम से कम हमारा आदमी भीख तो नहीं मांगेगा। उसका इंतजाम तो करना चाहिए था। और ये 70-75 साल का समय क्या कम था इसके लिए कि हम लोग इतनी बुनियादी चीजें अपनी पूरी कर सकते? हम लोगों को अंग्रेज छोड़ गए कि बेटे इस तरह से इरिगेशन करोगे, और हमने उनकी बात मान ली। उनके यहाँ हर समय पानी बरसता रहता है, उनको इरिगेशन की जरूरत ही नहीं। वो तो सीखा और आकर के हमको बता गए कि तुम लोग लेमैन हो, कुछ जानते नहीं हो, इस तरीके से करो। तो हम लोगों ने करना शुरू कर दिया। न हमने अपने रिसोर्सेज देखे कि हमारे रिसोर्सेज क्या हैं, हमारा क्लाइमेट क्या है, हमारा रहन सहन कैसा है, हमारा खान पान कैसा है, वो कुछ में उस पर कोई चर्चा ही नहीं हुई। सर तो बता गए और हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। सर यहाँ रोकूंगा आपको, और एक सवाल भी रह गया है, नदियां जोड़ने वाला सवाल रह गया है, आपसे पूछा गया है कि ये नदी जोड़ो परियोजना से क्या कोई लाभ मिलने वाला है या नहीं। एक तो सवाल ये फैसला, हाँ मैं थोड़ा सा बता दूं उसको ब्रीफली, फिर प्रोफेसर को सुनेंगे। वो फैसला आया था 2002 में, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था, और उस फैसले में ये भी लिखा हुआ था कि जितने भी जो नदियां हैं, जो चाहे पेनिनसुलर हो चाहे वो ये हिमालयन हो, इनको जोड़ने का प्रोग्राम करना चाहिए, और दिस शुड बी इम्प्लीमेंटेड बाय 2017। 2017 तक पूरा हो जाना चाहिए था। शुरू हुआ क्या? अगर वो इतना ही जरूरी था सुप्रीम कोर्ट की, एक आध जगहों पर सुनने में आया है, जैसे केन बेतवा और पता कहीं कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश में कोशिश कर रहे हैं। अपने यहाँ भी सुना है कि वो मेची को कोसी से जोड़ेंगे या घटाएंगे, क्या करेंगे, कुछ न कुछ करेंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर ये इतना ही इम्पोर्टेंट था तो हमको क्या गंभीरता से नहीं लेना चाहिए था? और जहाँ तक बिहार की बात करें, उसकी 3 रिपोर्ट बनी है जहाँ तक मेरी जानकारी है। पहली वाली रिपोर्ट में ये लिखा गया कि इफ वी डोंट गो फॉर लिंकिंग द रिवर्स वी विल बी मिसिंग द बस। वो शब्द इस्तेमाल किया गया है, वी विल बी मिसिंग द बस। ये मेरा ख्याल है ये 2003 या 4 की रिपोर्ट होगी। इलाल साहब थे वो उसके चेयरमैन थे, उनके उससे निकली। तो प्रीफेस में लिखा हुआ है विल बी मिसिंग द बस इफ वी आर नॉट गोइंग फॉर इट। तब लोगों को लगा कि अरे ये तो हमारा पानी, 2 ही स्टेट तो सरप्लस थी, एक बिहार था दूसरे असम था, तो ये हमारा पानी दूसरे स्टेट वाले ले जाएंगे, तो जब हमको जरूरत पड़ेगी तो कौन देंगे। ये बात कही गई थी विधान परिषद के हॉल में, जो उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे और जल संसाधन मंत्री थे। उन्होंने कहा था हमको जरूरत पड़ेगी तो कब क्या होगा। फिर उसके बाद एक और अध्ययन होता है, उस अध्ययन में कहा जाता है हमारे बिहार के, मतलब वी आर द सरप्लस स्टेट, यहीं से पानी जाएगा। तब उसमें कहा जाता है कि हमारी जो दक्षिण बिहार की नदियां हैं, सोन और पुनपुन को छोड़ करके बाकी जितनी छोटी बड़ी नदियां हैं उसमें, और वहां की आबादी को देखते हुए, पर कैपिटा अवेलेबल ऑफ वाटर इज लेस देन कावेरी, पेन्नार एंड वैगई। तो इसलिए हमारे हुक्मरान कहते हैं कि पहले अगर कहीं पानी लाने की बात होगी तो वो बिहार के डेफिसिट एरियाज में आएगा, तब उसके बाद। लगता है दिनेश सर का कनेक्शन एक बार फिर से छूट गया है। सर, दिनेश सर ने बहुत सारी बातें कही, आगे का रास्ता क्या, कहां से? समस्याओं पर बहुत बड़ी चर्चा हुई पिछले 2-3 दशक से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक में 2 बातें समझ में आ गई कि आई डोंट नो। इसमें 1 मिनट, अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे, ये बोलता है कि आपकी डेली लिमिट खत्म हो गई है। नहीं सर, ये हम लोगों को आवाज आ रही है सर, आप बताएं।
तो सुनते रहिए। तो उत्तर प्रदेश जी। कहता है कि गंगा का 37% पानी हमारे यहाँ से बिहार में चला जाता है, और किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हमारा सरप्लस वाटर है। ये हमारा वो पानी है जिसका हम अभी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए किसी भी योजना बनाने के पहले हमारी कंसेंट लेना जरूरी। यही बात वाण सागर एग्रीमेंट में भी आती है कि कंसेंट किसी न किसी की हमको लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो पानी तो हमारे यहाँ आएगा। और वहाँ जब भी हमारे यहाँ सूखा पड़ता है सोन वैली में, तो एक आदमी जाता है यहाँ से अपनी टीम लेकर के, उनसे कहता है भैया थोड़ा सा पानी छोड़ दो। नेपाल के जो एक्टिविस्ट हैं, मैंने सरकार की रिपोर्ट नहीं पढ़ी है, लेकिन उनके हवाले से मैं कहता हूँ कि वो लोग कहते हैं कि गंगा का 70% विंटर डिस्चार्ज हमारे यहाँ से जाता है, नेपाल का पानी है वो। तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो पहले हमसे भी बात कर लीजिए। यूपी अलग शर्त रखता है, मध्य प्रदेश अलग शर्त रखता है, बंगाल बोलता है महानंदा का पानी वो तो डुबाता है हमारे पूर्णिया के इलाके को, लेकिन कभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। लेकिन आप महानंदा को हाथ लगाइए तो वो लोग आकर के सामने खड़े हो जाएंगे कि ये पानी हम नहीं देंगे आपको। तो सवाल इस बात का है कि अगर हमारी 25 स्टेट्स को इससे फायदा होता है, तो हमारे एक मित्र हैं वो कहते थे कि 25 सेनापति होंगे और उनकी सेनाएं होंगी जो आपस में लड़ेंगी पानी के लिए। तो वो एक अलग मकसद है। और दूसरे एक हमारे प्रोफेसर साहब थे, आपके पटना के ही हैं, वो कहते हैं यार ये कौन बात करता है नदी जोड़ने की, सरप्लस वाटर और डेफिसिट वाटर। मान लीजिए एक लड़का है जिसको हाई ब्लड प्रेशर है और एक लड़की है जिसका लो ब्लड प्रेशर है, तो दोनों की शादी करवा दो, दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो होता है क्या? तो उसमें सरप्लस पानी है ब्रह्मपुत्र में और गंगा में, और बाकी में डेफिसिट है, दोनों को शादी करवा दो तो काम हो जाएगा। उसके बाद वो ब्रह्मपुत्र है उधर एक लड़का और इधर है कावेरी, इनकी शादी करवा दो। पता नहीं उनका वो लग्न पत्रिका मिलती है नहीं मिलती है, और उसके बाद शादी हो गई। उसके बाद तब तो सब तैयार हैं, उसमें एक्सपर्ट्स भी तैयार हैं हमारे, जो 6% फीस लेते हैं एक्सपर्टाइज उसकी, वो लोग भी तैयार हैं। तो अगर 5,60,000 करोड़ की योजना है, उसका 6% आप दिखा दीजिए, तो वो तो कंसल्टेंसी फीस हो गई। कौन आदमी कहेगा कि हमको नहीं चाहिए कंसल्टेंसी फी? और वही शादी में अगर जब लठ चले बस में, तब हम लोग कहते हैं समाज जो कितनी रुचि लेता है विवाह में, ये तो पति पत्नी का मामला है ना, इसके बीच में जो पड़ेगा वो बिल्कुल। तो ब्रह्मपुत्र से आप पानी ले लीजिए, कावेरी को दे दीजिए, जब दोनों लड़े आपस में तो मियाँ बीवी का मामला है, उसमें खाली बेवकूफ लोग ही पड़ते हैं। कभी खुल के बात होती है? खुल के बात नहीं होती है, योजनाएं गड्ढमड्ढ हैं और हमारे नीति नियंता भांग खाकर सोए पड़े हैं। हालांकि भांग खाने का एक ही मौका होता है और वो कल होली है। आज मैं आप लोगों के साथ बैठा हुआ हूँ सर, और करीब 50 मिनट गुजर गए हैं, और ये आप लोगों से बातचीत में हमें पता ही नहीं चला। और सूर्यभूषण सर, अब इसको हम लोग समेटने की तरफ बढ़ रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि दो समस्याओं के बारे में हमें पता है। स्टेट ऑफ अफेयर्स बहुत बुरा है, और सबसे बुरा यह है कि हमारी नागरिक चेतना, जो सिविल सोसाइटी का एक जो भाव होता है, एक सोसाइटी के तौर पर हम लोग डल हो चुके हैं, या शायद मॉर्बिड कॉन्शियसनेस हमारी हो गई है। इसमें आगे की राह कैसे निकाली जाए और आगे क्या किया जाए? ये जहां तक सोसाइटी की बात है, मैं सोसाइटी तो बहुत अच्छी तरह से नहीं समझ पाता हूँ, क्योंकि सोसाइटी है ही बहुत कॉम्प्लेक्स। बट जो हाँ नहीं, इसमें जो अर्थशास्त्र का जहां तक विषय है, उसमें तो बहुत ही कई सारे तरीके हैं जिसके तरीके से हम देख सकते हैं इनको। मतलब जैसे अभी जैसे फॉर एग्जांपल स्मार्ट सिटी की बात हो रही है, करेक्ट? तो स्मार्ट सिटी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो कॉन्सेप्ट था, एक नोबेल लॉरेट का ही लाया हुआ था, जो उन्होंने पॉल रोमर थे, 2-3 साल पहले उनको नोबेल प्राइज से मिला था, और इन्होंने चार्टर सिटी की बात की थी। ये एक्सपेरिमेंट हॉन्डुरास में हुआ, बाद में सक्सेसफुल रहा, फिर बाद में विवादों में भी आ गया। तो उनका जो कहना था, एक जो मेन जो थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग जो थी
कि जो एग्जिस्टिंग जो शहर है उसको बदलाव, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। वो जो माइंडसेट है, जो 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 कह रहे हैं ना सिविल सोसाइटी की बात है, तो जो आप अगर उसको ओवरनाइट बदलने, बिकॉज इंस्टीट्यूशन जो है बिल्ड होने में बहुत टाइम लगता है, तो आप ओवरनाइट कहेंगे नहीं कल से तुम ऐसे चलो वैसे चलो। आज तक धरती पे बहुत ही एक ही क्लासिक एग्जाम्पल स्वीडन का आता है कि जहां पे ओवरनाइट कहा गया कि आज से जो है आप राइट हैंड नहीं, लेफ्ट हैंड ड्रिवेन नहीं होगा, राइट हैंड ड्रिवेन होगा, इस टाइप का कुछ मुद्दा था, और ओवरनाइट उन्होंने चेंज कर दिया, पूरी सोसाइटी मानने लगी। हमारे यहाँ ये संभव है नहीं, तो ये हमारे यहाँ क्या कहीं कहीं ये संभव नहीं हो पाया। तो ऐसी यूनिफॉर्म सोसाइटी हमारी है नहीं, और वैसे मोनोटोन हम लोग है भी नहीं। तो वैसे कंडीशन में अगर हम शहर की बात करें कि एक स्मार्ट सिटी की, तो एक जो एग्जिस्टिंग स्टेट के सिटी के बगल में एक पैरेलल इंस्टीट्यूशन खड़ा करने की कोशिश करें। तो जैसे आप एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी है, एक ऐसा यूनिवर्सिटी खड़ा हो कि जो एक मापदंड टाइप से, आपके पास बेस्ट एग्जांपल्स पता हो, बट इसके लिए बड़ी मेहनत की जरूरत है। जैसे मैं अभी जैसे विकास प्रबंधन संस्थान से जुड़ा हुआ 5-6 साल हुए हैं, और हमारी कोशिश भी यही है कि उसको एक अलग तरीके से देख पाए कि जो एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी सिस्टम है, एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन है, उनका बेस्ट चीज निकाल के हम एक नया इंस्टीट्यूशन खड़ा कर पाए, जिसको सब लोग एक एज ए मॉडल देखें तो लोग कॉपी करना सोचेंगे। जैसे होता है ना कि एक मोहल्ला बहुत अच्छा अगर परफॉर्म कर रहा है, तो कोशिश होती है कि हाँ, काश हम भी वैसा ही उसी टाइप का मोहल्ला बन पाए। एक विलेज अगर बहुत बढ़िया बनता है तो दूसरे विलेज भी उससे एमुलेट होने की कोशिश करते हैं। एक इंसान अगर बहुत ही सक्सेसफुल होता है, अच्छा अगर बनता है, तो लोग, हमारी सोसाइटी में क्या है कि हर चीज स्टेगनेट हो गया। तो जब स्टेगनेशन की स्थिति है तो नेचुरली जो आप देखते हैं कि प्रिमिटिव एक्यूमुलेशन होना शुरू होता है, वैसे फोर्सेस आने शुरू हो जाते हैं जिनके पास ब्रूट फोर्स होता है। तो वो अपने, जैसे होता है लाठी जहां गाड़ दी, मेरी बात, मैं जो कर रहा हूं मैं वही सत्य है और वही ब्रह्म है। तो इससे हमें थोड़ा सा हटके, जो हमारी एक्चुअली परंपरा रही है, बातों का विरोध, बातों में आर्गुमेंट और ये सब चीजों को, तो इस चीज की मतलब ये पब्लिक डिस्कोर्स से पूरी तरह से मैं दिन ब दिन देख रहा हूं कि हमारे नजरों के सामने, मेरी मतलब 50 साल मेरी उम्र हो जाएगी 1-2 साल में, बट हमने देखी है अपने नजरों के सामने में ये बिल्कुल गायब हो गया। अब लोगों के पास समय नहीं इस चीज को, तो जब तक हम साथ बैठेंगे नहीं तो सिविलाइजेशन की बात ही नहीं हम कर सकते हैं। तो क्योंकि इंसान और जानवर में यही सबसे बड़ा फर्क होता है कि जो इंसान जो है कई ऐसे चीजों देख लेता है जो सामने विजिबल नहीं होता है, और इसी वजह से हम लोग कई ऐसे चीज को आविष्कार कर पाए हैं। अगर आप सिंपल सा है, आप देखिए ईगल है, या मतलब जो बाज है या उल्लू है, इसकी आंखें जो है बड़ी अमेजिंग है, नेचर ने बड़े अमेजिंग गिफ्ट दिए हैं, बहुत ही गिफ्टेड है। बट वो लोग कोई गॉगल्स का आविष्कार नहीं कर पाए, ये इंसान कर पाया, क्योंकि इंसान के पास जो नॉन एग्जिस्टेंट चीजें हैं वो देख पाता है। तो ये तब देख पाता है जब उस चीज पे हम बहस करते हैं, मुद्दे पे लाते हैं और बात करते हैं। ये इसकी बहुत ज्यादा और ये मुझे जो लगता है कि फिर से हमें रिवाइव करना पड़े, जो मैं शुरू में ही बोला, सिविलाइजेशन की घर वापसी जरूरी है, और ये तभी होगा जो हमें कई सारे थॉट लीडर्स इनफैक्ट आके कुछ लिखें, कुछ डॉक्यूमेंट करें, कुछ कंट्रीब्यूट करें। जैसे दिनेश सर के पास जितना अथाह ज्ञान है जल प्रबंधन को लेके, एक महाकाव्य की रचना तो उस संदर्भ में बिल्कुल हो सकती है। इसी ढंग से हम हर सब्जेक्ट को अगर इस ढंग से देख पाए तो मुझे लगता है कि लोगों को पास अभी कोई रोल मॉडल नहीं लगता। अगर ठीक है हम लोग बहुत सीरियस बातें कर रहे हैं, बट कोई बच्चा अगर कहे कि ठीक है मैं इसमें बारे में पढ़ना चाहता हूं बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से, चीजें अभी आपको बड़े इंटरेस्टिंग भी बनानी पड़ती हर चीजें, वो कैसे हो पाएगा? ऐसे नहीं होगा कि आप एक जब तक उनको साथ टेबल पे बैठाएंगे नहीं, उनसे बात नहीं करेंगे। एक फैमिली में देखता हूं कि हर कोई अपना मोबाइल लेके बैठ के अपना स्टेटस चेक करता रह जाता है, जिंदगी यही खत्म हो जाती है। तो ऐसे कैसे हम लोग बात कर सकते हैं? तो सिविलाइजेशनल क्राइसिस की बात कर रहे थे सूर्यभूषण सर। दिनेश सर, बहस को अब हम लोग बातचीत जो है आप जैसे दो लोगों के साथ
1 घंटे का समय बेहद कम होता है, तो मैं आप दोनों से बिना पूछे हुए इसको 10 मिनट और बढ़ा रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बुरा नहीं मानेंगे। सिविलाइजेशनल क्राइसिस जो लग रहा है, और ये किसी एक जगह की बात भी नहीं है, क्योंकि बाकी जगह कुछ कुछ है भौतिक रूप में संभालने के लिए, चाहे वो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, या कहीं भी हो। हालात तो सबके बिहार जैसे ही हैं सभ्यतागत तौर पर, लेकिन इस सिविलाइजेशनल क्राइसिस से कैसे निपटा जाए। और जो कह रहे हैं सूर्यभूषण सर कि कल्चर की घर वापसी होनी चाहिए, सभ्यता की घर वापसी होनी चाहिए, संस्कृति की घर वापसी हो, वो कैसे होगा बिहार में। और उससे पहले आपके लिए एक टिप्पणी भी है शिल्पा सिंह की। Dinesh sir, I completely agree to your instances, but is there more than technological error, development delusion? Is there more than that beyond this? Sir, if you could bring in the people's perspective, their narratives, voices, etc. बहुत बड़ी डिमांड इन्होंने कर दी है, जिसके लिए हमें एक नहीं ऐसे 2-3 सत्र करने पड़ेंगे। लेकिन मेरा सवाल वही है कि जो ये पीपल्स पर्सपेक्टिव की बात कर रही हैं, उनके नैरेटिव्स की जो बात कर रही हैं, वही बात सूर्यभूषण सर सिविलाइजेशनल क्राइसिस के तौर पर कर रहे हैं। कहाँ से निपटा जाए इस सिविलाइजेशनल क्राइसिस से? देखिए, वो तो चीज़ें मैं तो नहीं समझ पाता उतना, यानी जो सामाजिक विज्ञान है, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस ज़रूर होता है कि बहुत सी चीज़ें गड़बड़ इसलिए होती हैं कि हम अपने समाज को, अपने परिवेश को, यहाँ तक कि अपने देश को भी अपना नहीं समझते। समाज उसकी एक इकाई है, परिवेश दूसरी इकाई है, और देश उसकी बृहद इकाई है। अगर हम अपने समाज को, अपने लोगों को अपना समझें, तो बहुत से गलत काम जो हम लोग करते हैं वो शायद ना करेंगे। वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, और इसको इनकलकेट करने के लिए, इसको इम्पार्ट करने के लिए जो हमारा पहले का पारिवारिक मैकेनिज्म था, वो बहुत कारगर था। हम लोगों ने अपने पेरेंट्स से, अपने माताजी पिताजी से, घर से बहुत कुछ सीखा, और उसके हिसाब से जितना एक्ट कर सकते थे किया भी, लेकिन हमने अपने बच्चों को कुछ भी नहीं दिया। हमारे पास समय नहीं था, और हम ये समझते थे कि तो सारा कुछ स्कूल में सीख जाएगा। स्कूल में हम लोगों ने मैं खड़गपुर IIT में पढ़ा, और हम लोग हिंदी स्कूल से गए थे। वहाँ बहुत से बच्चे अंग्रेजी स्कूलों से भी आए थे। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक गांठ बैठ गई थी कि देखो, ये कंधे उचका करके बात करते हैं, फर्राटे से अंग्रेजी बोलते हैं, और जीन्स पहनते हैं। जीन्स का उस वक्त प्रचलन शुरू हो गया था, और हम लोग एक जगह पिछवाड़े में ही कहीं पड़े हुए हैं। उसका एक प्रभाव हमारे ऊपर यही पड़ा कि ठीक है, जब हमारे बच्चे पैदा हुए तब हमने उनको कहा कि हम इनको अलग किस्म की शिक्षा देंगे, वही जो कि कंधे उचका करके अंग्रेजी बोले, और हर चीज़ में ब्लडी शिट वो बोले उस तरह का, और उसको परेशानी हो कि लोग होली का त्यौहार क्यों मनाते हैं, इट्स ए ब्लडी डर्टी फेस्टिवल। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख करके आए थे। हम लोगों ने भी बहुत सी चीज़ें वहाँ सीखी और बहुत सी चीज़ों का विरोध किया। बच्चों को हम लोगों ने कुछ नहीं दिया। हम अपने हर वाहे को देखते थे, हम अपने यहाँ जो मजदूर काम करता था उसको देखते थे। हमारे सख्त हिदायत थी कि उसको बाबा या चाचा के नीचे बात नहीं करोगे। आज क्या रह गया? बच्चा जो है हमारा, वो अपने से 50 साल आदमी का नाम लेकर के बुलाता है। हमने तो उसको नहीं सिखाया है। तो वो जो समाज के साथ एक रास्ता थी हमारी और डिपेंडेंस थी। मैं आपको बताऊं कि मेरी एक साहब से मुलाकात हुई, वो करीब 90 साल के हैं। तो ऐसे हम लोग अकाल पर चर्चा कर रहे थे, तो वो कहते थे कि देखो, इलाके में अकाल पड़ता है लेकिन गांव में नहीं पड़ता था। इलाका पूरा अकाल में फंसा हुआ है, लेकिन गांव में अकाल नहीं होता था, इसलिए कि गांव में हर आदमी को दूसरे की जरूरत थी, और गांव में छोटे बड़े सभी लोग थे
और एक दूसरे के काम में आते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। जमींदार के लिए भी जरूरी था कि उसका मजदूर जिंदा रहे, तो वो उसको कभी मरने नहीं देगा, अपने जखीरे खोलेगा, अपनी कोठी खोलेगा, अपनी वो जो चरखी होती है जिसमें अनाज रखते हैं, वो सारी चीज़ें खोल करके रखेगा कि उसका आदमी जिंदा रहे। और ये भी जानता था कि वक्त में और कुछ नहीं होगा तो मालिक काम आएंगे। तो वो सामाजिक व्यवस्था हम लोगों ने तोड़ दी। अब ना इसको उसकी जरूरत रह गई और ना उसको इसकी जरूरत रह गई, व्यवस्था हम लोगों ने तोड़ दी। तो अब हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे? और जैसा मैंने शुरू से कहा था कि हमारी 3 चीजें बुनियादी हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, हम वो नायलन का नहीं पहनेंगे, टेरिकॉट नहीं पहनेंगे, लेकिन जो कुछ भी सूती है, जो कुछ भी हमको मिलता है, वो तो उतना तो इंतजाम कर लेंगे हम लोग अपने लिए। वो हमारी बुनियादी चीजें पूरी नहीं है, तब हमारे पास छिछोरपन शुरू होता। और फिर हमारा अपना स्टैंडर्ड हम तो देख करके आए हैं ना, वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में, कह रहे उसके पास गाड़ी है, गाड़ी हमारे पास भी है, लेकिन उसकी गाड़ी जो है वो बहुत कीमती है, तो अब हम उसके लिए करेंगे, वो हासिल करने के लिए हम गलत काम करेंगे, वगैरह वगैरह। तो ये जो एक मॉरल एजुकेशन हमको घर में मिलती थी, वो बंद है, एकदम बंद है। उसको किसी न किसी तरीके से जिंदा करना पड़ेगा। और वो कौन करेगा? आज की पीढ़ी जिसका कि कोई बैकग्राउंड ही नहीं है। हम लोग तो गुजर गए, हम लोग तो निकल गए यहाँ से, तो उसका क्या करेंगे? इसके लिए समाज को कभी न कभी सोचना चाहिए कि उनकी ज़रूरतें बुनियादी हैं, बुनियादी ज़रूरतें सबकी पूरी होनी चाहिए, फिर उसके बाद से आपको जो कुछ करना है वो करिए। तो समाज को अपना समझना कि जो गरीब आदमी है वो हालात की वजह से गरीब है, शायद उसका हक हमने छीन लिया हो या किसी ने छीन लिया हो कि वो गरीब हो गया और हम थोड़ी सी बेहतर पोजीशन में हैं। ये मुझे नहीं लगता कि आजकल सोशल स्टडीज़ में या नागरिक शास्त्र में ये सारी चीज़ें भी पढ़ाई जाती होंगी, मुझे नहीं मालूम। तो यहाँ से कहीं ना कहीं से बिगनी, और उसके जो इंस्टीट्यूशंस थे वो तैयार करने पड़ेंगे हमको, फिर उनको जिंदा करना पड़ेगा। और बच्चों को कम से कम जी, मुझे जहाँ तक लगता है सर, आपने जो बात कही नागरिक शास्त्र वाली, तो शायद नागरिक शास्त्र हम लोगों के समय तो एक विषय हुआ करता था, भूगोल, नागरिक शास्त्र और इतिहास, ये एक साथ हम लोग पढ़ते थे। अब शायद उन सबको एक में घालमेल करके, और SST कहा जाता है, सोशल साइंस स्टडीज, और बाकी जैसे हम लोगों को कुछ मोरल कहानियां सुनाई जाती थी, बताई जाती थी, अब शायद वो सब नहीं है, सिलेबस में ही नहीं है। बहरहाल आपने जो बात कही नागरिकता लोप की, वो सबसे अधिक पिछले साल हमें कोरोना संकट के समय देखने को मिला, जब गांव में लोगों ने बाकायदा लाठियां तान दी कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको बाहर रखा जाए। कई स्तरों पर उस दौरान मैं गांव से और शहर से जुड़ा हुआ था, वहां की कहानियों से कई स्तरों पर टूट हुई है और बहुत भयानक टूट हुई है। पहली अफवाह यह उड़ी कि गांव में उन लोगों के नाम लिखे जा रहे हैं जिन्हें बाद में सरकार मुआवजा देगी। यह भी एक बड़ा कारण था, दिल्ली से जो भगदड़ मची थी या मुंबई से, इस भगदड़ के पीछे यह भी एक रीजन था कि लोगों को लगा कि दोसर नाम लिखवा लेता हूँ, तो और नहीं लिखता हो तो चल जल्दी, या चलो जल्दी चल के नाम लिखा लेंगे। एक ये हुआ। दूसरे जो बाहर से आए और उन्होंने जब अपनी संपत्ति की हालत देखी, जमीन देखी, और चूंकि खाली थे तो उन्हें लगा कि उन्हें लूटा जा रहा है या कुछ हो रहा है, तो वो विवाद हुए और कई फौजदारियां भी हुई, कई सारे मुकदमे भी। तीसरा, गांव में आप जो कह रहे थे कि अकाल नहीं पड़ता और लोग भूखे नहीं मरते हैं, अब मुझे लगता है कि अब शायद गांव में भी अकाल पड़ता है और अब गांव में भी लोग भूखे मरते हैं, क्योंकि गांव का सिस्टम तो संबंध खत्म हो गए ना जी, हमने इतना अधिक संबंध को बिगाड़ दिया है। और अब वो गाल पर जो गौरांग कन्याएं लगाती हैं, 2 कलर इधर से और 2 कलर इधर से, 2 उंगली के बराबर, वो हम लोग होली मना लेते हैं। होली मतलब गुजिया, और पहले अगर व्यसन के नाम पर भंग था तो अब बाकायदा हर एक भारतीय घर में, अधिकांश भारतीय घरों में, खासतौर से हमारी पीढ़ी में,
मदिरा का प्रवेश बिल्कुल हो गया। सामान्य हो चुका है। मतलब लोग अब उससे वैसे चौंकते नहीं है जैसे हम लोगों की जवानी तक चौंकते थे, और अब उसको लगभग एक तरह से सहज स्वीकार्य मान लिया गया है। बहरहाल आखिरी सवाल आप दोनों से ही, और पहले सूर्यभूषण सर आप जवाब देंगे। बिहार, या मान लीजिए कि बिहार एक मॉडल है हम लोगों के लिए मनुष्यता का, तो यह बड़ा गंभीर सवाल है, फलसफाना भी है कि कोई उम्मीद बची है कि सब अब, जैसे एक दर्शक अजीत झा ने लिखा है कि कुछ नहीं, सब प्रलय होगा और खत्म हो जाएगा, तो कुछ उम्मीद है या अब सब खत्म हो चुका है? सूर्यभूषण सर आपसे और आपके बाद दिनेश सर। नहीं, इनफैक्ट जिन्होंने भी लिखा है, क्या ये प्रलय तो ऑलरेडी है, मतलब प्रलय तो हम लोग तो ऑलरेडी प्रलय में है, प्रलय आएगा नहीं कभी, प्रलय में तो ही है हम लोग, तो इसलिए ऐसा नहीं है। मुझे जो लग रहा है कि चीजें काफी बदले, क्योंकि हम लोग बहुत वर्ल्ड से भी बहुत ज्यादा अब इंटीग्रेटेड तो जरूर हो रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि मैं जैसे अपने स्टूडेंट को ही बोलता हूँ कि मतलब बर्ड्स आई व्यू रखो, लेकिन वॉर्म्स आई व्यू कभी भी छोड़ना मत। मतलब जो एक कीड़े की जो दुनिया होती है, बहुत छोटी दुनिया होती है, वो चीज को कभी भी मत मिस करो। तो वर्ल्ड वहीं से शुरू होता है, उसको सीखो और देन पूरा विश्व को देखो, तो काफी कुछ चीजें, मतलब जो मेरा ये मानना है कि स्टूडेंट्स ही जो है, जो खास करके, चूंकि सब अगर मीडियन एज देखें बिहार का, तो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन बिहार में है। 20 मीडियन एज बिहार का 24 है, बिहार का 20 है। तो अब इनको हम क्या एजुकेट कर पाए, क्या कैसी शिक्षा दे पाए, इनको कैसे अपने रूट से कनेक्ट, कुछ नहीं, हम सिंपल सा एक टास्क दे दें, जैसे जल की बात है। अगर बच्चों को हम क्लास में ये कर दें कि चलो तुम्हारे पड़ोस में जो नदी है, तुम्हारे सबसे नजदीक में नदी है, उस पर तुम कुछ नहीं 200-250 वर्ड ही लिख के दिखा दो, तो यहां से कुछ तो एक्साइटमेंट होगा। क्योंकि मैं खुद देखता हूं कि बच्चों में जो आसपास का जो इन्वायरमेंट है, जो परिवेश है, जो अभी जैसे दिनेश सर भी बात कर रहे थे, उससे पूरी तरह डिसकनेक्शन है। और वो डिसकनेक्शन को जोड़ने की जिम्मेवारी जरूर, मतलब हर सभी को है, कोई अपनी जिम्मेवारी से मुक्त नहीं हो सकता है, और ये अपने अपने स्तर पे ही हमें करना पड़ेगा। और ये हम नहीं सोच सकते कि ओवरनाइट सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, उसमें वक्त लगेगा। लेकिन अगर आप अपने आसपास के वातावरण को ही कम से कम अगर उस ढंग से देख पाए, सिर्फ बातों तक नहीं हो, वही बहुत बड़ा मुझे लगता है कि एक पहल होगा। इनफैक्ट जो लोग भी इसमें लोग अगर अपने लेवल पे इस स्तर पे कर पाए, तो मुझे लगता है कि इतने लोग ही बहुत बड़ा वायरल बना सकते हैं। छोटी छोटी बातें वायरल आज के डेट में हो जाती है। देखिए, मेरा मानना है कि ये पिक्चर उतनी ज्यादा डिस्मल नहीं है। बहुत से लड़के लड़कियां, यंग बॉयज एंड गर्ल्स, वो थोड़ा सा मतलब एक तरह से विरक्ति भाव में देखता हूँ कि जिस परिवेश में वो पैदा हुए या बड़े हुए, उससे उनको विरक्ति होती है कि ये उनको कहीं ले करके नहीं जाएगा। वो सिवाय इसके कि वो एक लग्जूरियस लाइफ बिताएं, उसके अलावा और उनका हासिल कुछ नहीं है। तो ऐसे लोग, बच्चे जो हैं, वो सामने आ रहे हैं, जो कि इन चीज़ों पर डिबेट करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं इसी तरह से, और मैं उनको कभी डिस्करेज करता हूँ कि यार देखो, जैसी दुनिया चल रही है उसमें इन सारी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, अपना कमाओ खाओ मस्त रहो। तब अगर वो कहते हैं कि नहीं साहब, इससे चलने वाला नहीं है, वी नीड समथिंग एल्स, तो ठीक है, इफ़ यू नीड समथिंग एल्स देन लेट अस टॉक एंड डिस्कस। तो कम से कम ये जो हमारे एज ग्रुप के लोग हैं, जिनके पास काम करने को खास कुछ नहीं है, दे हैव गॉट टाइम एंड दे हैव सीन दोज गुड डेज, अगर वो 10 बच्चों को भी अपने ज़िंदगी में तैयार कर लें तो एक बहुत बड़ी बात होगी। अपनी वैल्यूज़ से उनको जोड़ना। और ये जो भोगवादी संस्कृति है ना, कि हर वक्त आदमी उसी में परेशान है कि मेरे पास ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, उसका कोई अंत नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है। और दूसरा ये
कि हम जिसके लिए, सबसे बड़ी बात अगर आज की बात करें, यू मस्ट रिपे व्हाट यू आर पेड फॉर। इतना भी अगर हो जाए तो हम लोग बहुत कुछ करने लगे, बहुत कुछ करने लगे। मेरे कई विदेशी मित्र हैं, तो वो कहते हैं कि यार इफ यू आर देयर दैट मीन्स यू आर वर्किंग। अगर आप साइट पर मौजूद हैं तो आप काम कर रहे हैं, दैट इज प्रिज्यूम्ड। तो वो हम कब कहेंगे? हम तो जानते हैं कि वो फांकी मार रहा है, वो फांकी नहीं मार रहा, ही इज देयर ऑन द साइट एंड ही इज वर्किंग। वो स्थिति हमको पैदा करनी पड़ेगी, उतना विश्वास पैदा करना पड़ेगा। सर दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ किसी भी चीज को इतना बड़ा इवेंट बना दिया जाता है ना, कि उस वजह से भी बहुत सारी चीजें गड़बड़ा हो गई हैं। जैसे 10 बच्चों से बातचीत करना, और आप ये जो बता रहे हैं वह चलते चलाते हो सकता है, लेकिन उसको इतना व्यापक बना दिया गया है, इतना महान कुछ बना दिया गया है, वरना कहीं ना कहीं हम लोग इस पर बात ही नहीं करते रहते कि कनेक्ट खो गया है या क्या हो गया है। खैर ये बात है, करना तो होगा, कुछ तो करना ही होगा ना, ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे नहीं चलने वाला, ऐसे नहीं होगा, बच्चे ही करेंगे। करना होगा जी। नहीं, ये तो इंटरजेनरेशनल है, वो चलता है, तो ये हमें करना तो पड़ेगा ही वैसे। और मुझे तो यही लगता है कि शुरुआत हम अपने ही आसपास के वातावरण से करें, और अपने आप और दूसरे से सर्टिफिकेट लेने की कोशिश न करें। आई थिंक वो बहुत बड़ा एक होता क्या है कि जब कुछ लोग आज के डेट में, जब सोसाइटी में अच्छे लोगों की कमी हो जाती है, तो कोई अगर अच्छा करता है तो वो ये भी एक्सपेक्ट करता है कि पीपल शुड, आई थिंक जब तक रहेगा तब लोग अप्रिशिएट करें। अब अपना काम करते जाइए। बड़े बड़े महान लोग जब धरती पे नहीं रहे तभी उनकी इज्जत हुई और पूछ हुई। तो इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे लाइफ टाइम में हम चीज सब तो इसलिए आई थिंक मैं इस ढंग से देखता हूँ, पता नहीं। चलिए, आप दोनों अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप दोनों ने आज होली की पूर्व संध्या पर हमारे लिए इतना समय निकाला। और जितनी भी बात करें, दिनेश सर आपसे तो मतलब हमने कई बार बातचीत की है। सूर्यभूषण सर आपसे औपचारिक बातचीत शायद यह दूसरी है मेरी, लेकिन हर एक बातचीत में मजा बहुत आता है और सीखने को तो खैर हमेशा मिला ही है। 3-4 जो मुख्य बातें हैं मैं लोगों की सुविधा के लिए दोहरा देता हूं। आप दोनों ने जो कही है कि बिहार में समस्याएं हैं, लेकिन हर एक समस्या से ही समाधान निकलता है। पहली बात, ऐसा नहीं है कि बिहार का भविष्य नहीं है, बिहार का भविष्य है और वह कभी भी बाजी पलट सकता है। तीसरी बात यह कि हमें IAS IPS नौकरशाही के मोह पाश और अपनी बड़ाई के जंजाल से निकलना चाहिए। और चौथी और महत्वपूर्ण बात यह कि हम अपने आसपास के वातावरण से शुरू करें, 2 बच्चों से शुरू करें। ऐसा करें कि अपने अपने बेटे बेटियों को ही जो मूल्य हमें सिखाए जाते थे, जो मूल्य हमें पढ़ाए जाते थे, हम लोग चलते चलाते बहुत सारी बातें सीख लेते थे, क्योंकि बाबा बैठे रहते थे, बाबा की गोद में बहुत सारी बातें सीख ली। हमारे बच्चों को अगर वह लग्जरी नहीं हासिल है तो उन्हें बिठाकर आपको बताना पड़ेगा कि तुम्हारे बाबा मुझे यह बताते थे। क्योंकि न्यूक्लियर परिवार हो गए हैं और हम लोग शायद पैसा कमाने या खुद को एस्टैब्लिश करने में ही इतने बिजी हो गए हैं कि हमारी जनरेशन्स पर हम समय नहीं दे पा रहे हैं। ये कुछ मोटा मोटी बातें थी। दर्शकों श्रोताओं, आप सभी का बेहद बेहद आभार। और दिनेश सर और सूर्यभूषण सर, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी होली। धन्यवाद सबको, हैप्पी होली। धन्यवाद।